गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा था रासायनिक बंध एवं आणविक संरचनाएं, उसमें मैंने आपको आयनिक बंध किस प्रकार निर्मित होता है या आयनिक यौगिकों का निर्माण किस प्रकार होता है मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। उसमें मैंने आपको जालक ऊर्जा के बारे में बताया। जालक ऊर्जा किस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है। जब गैसीय संगठक आयनों के द्वारा किसी एक मोल ठोस आयनिक यौगिक का निर्माण होता है तो उसको क्या कहा जाता है, जालक ऊर्जा कहा जाता है। जालक ऊर्जा जिसकी ज्यादा होगी उसकी विलायकन ऊर्जा कम होगी, यानी जालक ऊर्जा और विलायकन ऊर्जा एक दूसरे के क्या होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती। और जालक ऊर्जा जो होती है वो आयनों की जो आयनिक त्रिज्याएं हैं उनके व्युत्क्रमानुपाती पाई जाती है। अगर आयनों की आयनिक त्रिज्याओं या दूरी का मान कम होगा तो जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा, क्योंकि जो आयन है उनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या होगा, प्रबल होगा। और यदि आयनिक यौगिकों की आयनिक त्रिज्याओं का मान यानी दूरी का मान ज्यादा होगा तो उनके बीच में आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा और जालक ऊर्जा का मान भी कम होगा। यानी एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं आयनिक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण। तो बात करते हैं आयनिक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण। आयनिक यौगिकों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुणों में हम 3-4 पॉइंट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था। दूसरी पढ़ेंगे विद्युत चालकता। विद्युत चालकता। तीसरा पढ़ेंगे जल में विलेयता। चौथा पढ़ेंगे कठोरता एवं भंगुरता। पांचवा पढ़ेंगे समरूपता और छठा पढ़ेंगे स्थायित्व। तो सबसे पहले भौतिक अवस्था की बात कर लेते हैं। सभी आयनिक ठोस यौगिक, सभी आयनिक यौगिक के बीच उपस्थित, सभी आयनिक यौगिकों में उपस्थित आयनों के बीच में क्या पाया जाता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। जैसे आप ठोस को जानते हो तो उसकी परिभाषा क्या होती है, वे पदार्थ जिनमें उपस्थित अवयवी कण, वे पदार्थ जिनके उपस्थित अवयवी कण जो होते हैं उनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है और वो निकटतम क्या होते हैं, संकुलित होते हैं, एक दूसरे से बंधित पाए जाते हैं। उनके बीच में अंतरनाभिकीय आकर्षण बल तो क्या होता है, अधिक होता है और अंतरनाभिकीय दूरी क्या होती है, कम होती है। उसी स्थिति का आधार पर जो आयनिक यौगिक होते हैं उनकी भौतिक अवस्था कैसी होती है भाई, ठोस होती है। कैसी होती है, ठोस। एक्स किरण विवर्तन एक विधि है। एक्स किरण विवर्तन, एक्स किरण विवर्तन एक विधि है जिसकी सहायता से ज्ञात किया गया कि जो आयनिक ठोस यौगिक होते हैं वो दो चीजों पर डिपेंड करते हैं, एक तो आयन के आकार पर और एक आयन के आवेश पर। दो चीजों पर डिपेंड करते हैं। मैं ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से एक क्लियर करूंगा। तो पहले बात करते हैं भौतिक अवस्था की। भौतिक अवस्था तो उसमें बताया कि जो एक्स किरण विवर्तन विधि है उसकी सहायता से बताया कि भाई जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें उपस्थित जो आयन होते हैं वो एक दूसरे से निकटतम विद्युत अस्थिर विद्युत आकर्षण बल से संकुलित पाए जाते हैं और उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो आयनों के आकार पर, आयनों के आकार पर और एक आयनों के आवेश पर, आयनों के आवेश पर। इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। जब आयनों का आकार और आयनों का आवेश, यानी आयनों का आकार तो क्या हो, अधिकतम हो, आवेश क्या हो, आयनों का आकार क्या हो, सॉरी न्यूनतम हो और आवेश क्या हो, अधिकतम हो, तो बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल क्या होगा, प्रबल होगा। क्या होगा, प्रबल। और प्रबल होने के कारण कोई भी क्रिस्टल यौगिक होगा वो क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, क्रिस्टल जालक का निर्माण करेगा। और उस क्रिस्टल जालक में उपस्थित जो आयन है वो एक दूसरे से स्थिर विद्युत प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल से बंधित पाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक NaCl आयनिक यौगिक का निर्माण करके बताता हूं कि किस प्रकार NaCl आयनिक यौगिक का निर्माण या क्रिस्टल जालक में उसकी भौतिक अवस्था के द्वारा क्रिस्टल जालक संरचना प्राप्त होती है, किस प्रकार से क्रिस्टल जालक संरचना बनती है। तो देखो NaCl आयनिक यौगिक में, NaCl आयनिक यौगिक में क्या होता है, जो आयनिक कंपाउंड होंगे उनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल कैसे होगा। मान लीजिए ये धनावेश है तो दूसरा गोला किसका होगा, ऋणावेश का।
तीसरा क्या होगा, प्लस होगा, चौथा क्या होगा, माइनस होगा। और इसी आधार पर अब नीचे एक परत और मान लीजिए एक परत है आयनों की, और दूसरी परत क्या होगी, ये माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा। इस तरह से निकटतम क्या होते हैं, स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण संतुलित होते हैं। प्लस और माइनस के बीच में क्या लगता है, एक आकर्षण बल लगता है। तो उसी आकर्षण बल के आधार पर जो NaCl आयनिक यौगिक है वो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। किस प्रकार क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है, उसमें देखेंगे कि प्रत्येक सोडियम आयन कितने क्लोरीन आयनों से घिरा हुआ है और प्रत्येक क्लोरीन आयन कितने सोडियम आयनों से घिरा हुआ पाया जाता है। तो देखते हैं, इस प्रकार स्ट्रक्चर पाई जाती है। माना जो बड़ा आकार का है उसको क्लोरीन आयन मान लेते हैं, Cl माइनस आयन, छोटे आकार के को Na प्लस आयन मान लेते हैं। इस तरह से आकर्षण बल पाया जाता है। प्लस फिर किसके साथ एडिशन होगा, माइनस के साथ एडिशन होगा। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, Cl माइनस, तो ये किससे निर्मित होगा, Na प्लस से। ये Na प्लस है तो किससे निर्मित होगा, Cl माइनस से। ये Cl माइनस है तो ये किससे निर्मित होगा, Na प्लस से। इस प्रकार से आकर्षण बल पाया जाता है। अगला स्थिति होगी तो किससे निर्मित होगा, देखो ये माइनस है तो ये फिर किससे जाएगा, प्लस है तो किससे जाएगा, Cl माइनस से। ये माइनस है तो ये किससे जाएगा, Na प्लस से। फिर ये नीचे किससे जाएगा, ये जाएगा Cl माइनस से। इस प्रकार से एडिशन पाया जाता है। और नीचे चलते हैं, देखो इसमें नीचे चलेंगे तो क्या स्थिति होगी, ये हो जाएगा Na प्लस, ये हो जाएगा Cl माइनस, ये वापिस से Na प्लस। इस प्रकार से एडिशन होगा। ठीक है, अब यहां पर आगे चलेंगे तो देखो ये किससे जाएगा, Cl माइनस से। ये किससे जाएगा, Na प्लस से। ये किससे जाएगा, Cl माइनस से। तो ये माइनस जो Na प्लस है वो किससे जुड़ेगा, Cl माइनस से। ये Cl माइनस है, ये किससे जुड़ेगा, Na प्लस से। और ये Na प्लस है जो, ये सॉरी Na प्लस है वो किससे जुड़ेगा, Cl माइनस से। तो इस प्रकार एडिशन होगा। ठीक है, अगली जो स्ट्रक्चर बात करते हैं हम, अगली स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये किससे जाएगा, देखो ये Cl माइनस से किससे जुड़ेगा, Na प्लस से। ये Na प्लस से किससे जुड़ेगा, Cl माइनस से। और ये Cl माइनस से तो किससे जुड़ेगा, Na प्लस से। तो ये आपस में इनके साथ क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं, देखो आपको नजर आ रहा होगा, मान लीजिए ये Cl माइनस है, क्या है, Cl माइनस। तो एक Cl माइनस कितने Na प्लस से घिरा हुआ है, देखो 1 2 3 4, और ऊपर देखो ये 5, ये 5, और एक ऊपर जाएगा तो कितने से हो गया, 6 से। समझ में आ रही है, दोबारा से काउंटिंग करके बताता हूँ। देखो ये Cl माइनस है, एक Cl माइनस आयन है, तो कितने Na प्लस से घिरा हुआ है, देखो 1 से यहां से एडिशन हो रहा है, 2 से ये एडिशन हो रहा है, 3 से ये एडिशन हो रहा है, 4 से ये एडिशन हो रहा है, 5 से ये एडिशन हो रहा है। एक ऊपर जाएगा तो किससे होगा, 6 से। यानी कि NaCl की जो क्रिस्टल जालक संरचना होती है उसमें प्रत्येक Cl माइनस आयन, प्रत्येक Cl माइनस आयन 6 Na प्लस आयनों से घिरा होता है। कितने से घिरा होता है, 6 Na प्लस। ऐसे ही एक Na प्लस आयन कितने Cl माइनस से घिरा होगा, 6 Cl माइनस से। तो कुल मिला के बात ये होती है कि NaCl जब क्रिस्टल आयनिक यौगिक की जालक संरचना को देखते हैं तो उसमें प्रत्येक क्लोराइड आयन 6 सोडियम धन आयनों से घिरा होता है, प्रत्येक सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा होता है। तो उसको कहा जाता है समन्वय संख्या। क्या कहा जाता है, समन्वय संख्या, या इसका दूसरा नाम कहते हैं उप सह संयोजन संख्या। क्या कहते हैं उसको, उप सह संयोजन संख्या। तो मैंने आपको भौतिक अवस्था के बारे में बताया कि आयनिक यौगिकों की जो भौतिक अवस्था होती है वो कैसी होती है, क्रिस्टलीय ठोस होती है। और क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित एक्स किरण विवर्तन से ज्ञात किया गया कि जो आयनिक क्रिस्टल जालक संरचना बढ़ रही है वो 2 कारकों पर डिपेंड करती है, एक तो आयनों के आकार पर और एक आयनों के आवेश पर। मैंने आपको NaCl क्रिस्टल जालक की संरचना बताई, उसमें बताया कि एक क्लोराइड आयन कितने सोडियम आयनों से घिरा हुआ है, 6 से। यानी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और एक ऊपर से आएगा तो 6 से। इसी प्रकार एक Na प्लस की बात करेंगे तो वो 6 Cl आयनों से घिरा हुआ पाया जाएगा। तो इस कंडीशन के आधार पर जो आयनिक यौगिक होते हैं वो उनकी संरचना कैसी होती है, क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीय जालक संरचना निर्मित करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो जाता है आपका क्लियर, भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी ठोस आकृति के पाए जाते हैं। दूसरी बात करते हैं जल में विलेयता। तो जल में विलेयता देखते हैं।
जल में विलेयता, जल में विलेयता। आयनिक कंपाउंड जो होगा वो ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होगा। जैसे ध्रुवीय विलायक है H2O है, अमोनिया है। ध्रुवीय विलायक कौन कौन से होते हैं? H2O होता है, NH3 होता है, ठीक है। इन ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होता है, जबकि अध्रुवीय विलायकों में विलयशील नहीं होता। अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन है, C6H6 अध्रुवीय विलायक, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय विलायक। क्या कहलाते हैं? अध्रुवीय विलायक। एक तो होता है ध्रुवीय विलायक और एक होता है अध्रुवीय विलायक। तो आयनिक जो यौगिक होते हैं वो ध्रुवीय विलायकों में क्या पाए जाते हैं? विलयशील पाए जाते हैं। जब किसी आयनिक यौगिक को ध्रुवीय, जैसे मान लीजिए जल में घोला जाए, तो उसमें क्या कंडीशन होती है, तो उसमें मैं आपको बताता हूं, देखना। मान लीजिए NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और उसको किस में घोला गया? जल में घोला गया। तो जल का विघटन कैसे होता है? H+OH-। और इसका आयनिक कंपाउंड का विघटन कैसे होगा? Na+Cl-। तो देखो इसका जो धनावेशित भाग है वो जल के ऋणावेशित भाग को अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी कि Na जो प्लस है वो किसको आकर्षित करेगा? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। इस प्रकार से यानी इनके बीच में एक आंशिक बंधन बनेगा और आंशिक बंधन के कारण चारों दिशाओं से विद्युत ऋणी परमाणु द्वारा Na+ को क्या कर दिया गया है? घेर लिया गया है। यानी इस प्रकार की संरचना प्राप्त होती है। यानी ये प्लस है और ऑक्सीजन कैसा है? माइनस। यानी जल का ये माइनस है और ये क्या है? प्लस। अब दूसरी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? क्या बचा हुआ है? Cl-। Cl- को कौन घेरेंगे? H+। यानी इस प्रकार से। इस प्रकार से चारों दिशाओं से घेर लेते हैं इसको, ऐसे इस प्रकार से इसको चारों दिशाओं से घेर लेते हैं। तो देखो इधर ध्यान दो, Na+ को जब H2O में घोला तो ऑक्सीजन ने तो किसको अट्रैक्शन कर लिया? Na+ को चारों दिशाओं से। और Cl- को कितना अट्रैक्शन कर लिया? H+ को। यानी कहने का अर्थ यह विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे से क्या हो गए? आंशिक रूप से बंधित हो गए। और मुक्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? विलायकन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? विलायकन ऊर्जा। विलायकन ऊर्जा और जालक ऊर्जा एक दूसरे के क्या होती हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तो आयनिक कोई भी कंपाउंड जब जल में विलयशील होगा तो उसका जो ऋणावेशित भाग है वो ध्रुवीय विलायक के धनावेशित भाग से आकर्षित होगा और जो उसका धनावेशित भाग है वो ध्रुवीय विलायक के ऋणावेशित भाग से आकर्षित होगा। यानी एक दूसरे से विपरीत स्थिति में आकर्षित होते हैं और जो ऊर्जा मुक्त होती है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? विलायकन ऊर्जा। तो मुझे उम्मीद है कि एक तो ठोस अवस्था आपको समझ में आ गई होगी, एक जल में विलेयता आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करते हैं विद्युत चालकता की। क्या होती है? विद्युत चालकता। विद्युत चालकता। विद्युत चालकता में क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में ये विद्युत के कैसे होते हैं? कुचालक। कैसे होते हैं? कुचालक। कोई आवेश इनसे स्थिर नहीं हो पाता, यानी कोई आवेश गति नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि ये निकटतम स्थिर विद्युत आकर्षण बल से इसमें उपस्थित आयन जो होते हैं संकुलित पाए जाते हैं। लेकिन अगर इसको गलित अवस्था की बात करें तो गलित अवस्था में क्या होता है? जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें आयन क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र होने के फलस्वरूप गति करने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले जो अर्थिंग होती थी बिजली के तार की, पहले एक लाइन, अब तो डबल तार आते हैं, एक तो अर्थ का टंकी से आता है और दूसरा पावर सप्लाई, दूसरा पावर का आता है। तो पहले क्या होता था? पहले एक ही वायर बिजली के लिए घरों में आता था और एक वायर को हम घर पर अर्थ के लिए बनाते थे, अर्थिंग के लिए बनाते थे। जब लाइट कमजोर हो जाती थी तो उसमें क्या करते थे? नमक डाल देते थे। लेकिन जैसे ही नमक डालते थे तो उससे तुरंत पश्चात वो लाइट क्या है? एकदम तीव्र नहीं होती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे नमक पिघलता था, यानी कि उसके जो आयन है Na+ और Cl- आयन वो विघटित होते थे, जल में विघटित होते थे, तो धीरे धीरे क्या है? लाइट बढ़ जाती थी। तो कहने का अर्थ ये है
कि ठोस अवस्था में तो क्या होते हैं आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक, और गलित अवस्था में विद्युत के कैसे होते हैं सुचालक। तो ठीक है, तो ये कंडीशन होती है विद्युत चालकता आयनिक यौगिकों की। अब हम बात करते हैं समरूपता। समरूपता का अर्थ होता है कि कोई भी आयनिक यौगिक जो होगा उस पर उपस्थित जो धनायन और ऋणायन है उन पर आवेश समान होगा। जैसे सोडियम फ्लोराइड की बात करें या मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करें, तो सोडियम फ्लोराइड में Na+ होगा और F- होगा। MgO की बात करें तो Mg+2 होगा और O-2 होगा। यानी कि यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर +2 है, यहाँ माइनस के एक प्लस का एक है या माइनस के एक है। कहने का अर्थ है आयनों पर जो तत्व है या कंपाउंड है जो निर्मित हुआ है आयनिक कंपाउंड, उसमें उपस्थित परमाणु है, उन पर आवेश की मात्रा कैसी है, समान है। यानी कोई भी आयनिक यौगिक तब भी बनेगा जब धनायन और ऋणायन पर मात्रा कैसी होगी, समान होगी। इस गुण को क्या कहा जाएगा, समरूपता का लक्षण कहा जाएगा। अब लास्ट बचता है इसमें स्थायित्व। क्या बचता है, स्थायित्व। स्थायित्व तो स्टेबिलिटी तो अपने आप ही होगी, क्योंकि आयनिक यौगिकों में क्या लगता है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगता है, और स्थिर विद्युत आकर्षण बल लगने के कारण आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। इनको तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ती है, अतिरिक्त ऊर्जा। इसी के कारण इनके गलनांक क्वथनांक भी क्या पाए जाते हैं, उच्चतर पाए जाते हैं। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी आयनिक कंपाउंड को मैं एक ठोस गोलों के रूप में मान लूं, उसी भी आयन को एक ठोस गोलों के रूप में मान लूं। जैसे मान लीजिए ये गोला है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है। इनके बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल लग रहा है। सभी के बीच में क्या लग रहा है, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। अब जब स्थिर विद्युत आकर्षण बल लग रहा है तो उसको तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, अतिरिक्त ऊर्जा। इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक के मान भी, गलनांक व क्वथनांक के मान भी उच्चतर पाए जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या पाए जाते हैं, उच्चतर पाए जाते हैं। तो देखो, अगर हमको ये स्थायित्व को तोड़ना है तो इसके विपरीत एक प्रतिकर्षण बल लगाना पड़ेगा। कैसा बल लगाना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल के कारण इनमें आयनों में क्या हो जाएगा, विघटन। यानी कैसे हो जाएगा विघटन, भाई बाहर से कोई ऊर्जा दे रहे हैं तो इनके बीच में जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल है वो आसानी के साथ विघटित हो जाएगा। और विघटित कैसे होगा, जैसे Na+ है तो यहाँ पर भी नीचे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यहाँ पर C- है तो नीचे भी क्या आ जाएगा, माइनस। जब कब कौन सा बल लगाया जाए, बाहर से कोई आरोपित बल लगाया जाए या प्रतिकर्षण बल लगाया जाए, तो उस स्थिति में इनके गलनांक और क्वथनांक के मान उच्चतर पाए जाते हैं। तो ये थे आयनिक यौगिकों के भौतिक गुण या अभिलाक्षणिक गुण। तो यहाँ पर आकर आयनिक यौगिक का अभिलाक्षणिक गुण कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको भौतिक अवस्था बताई, विद्युत चालकता, जल में विलेयता, गलनांक क्वथनांक, और इसके अलावा स्थायित्व और समरूपता। आगे की चर्चा हम नेक्स्ट टॉपिक में करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।